हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी की दृष्टि से आप लोगों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया होगा। 6 तारीख को आयोग द्वारा आपको दिया गया था, जिसके अंतर्गत 8 सितंबर से आप लोगों के यहाँ पर फॉर्म भरे जाने हैं। 137 पोस्टों पर आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट आए हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 4600 ग्रेड पे की एक जॉब देखने को मिलती है। आज हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को कुछ समझाने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। लगभग यहाँ पर हम लोग प्रति सप्ताह के अंतर्गत आप लोगों के लिए लगभग एक पूरा पेपर लेकर आएंगे। आज हम इसका पहला भाग लेकर आए हैं और कल इसका दूसरा भाग आपको मिल जाएगा। ऐसे ही इस सप्ताह में एक और समीक्षा अधिकारी या कोई भी पीसीएस लेवल का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन के बाद आप लोगों को क्या करना है, जितने भी मैं यहाँ पर लगभग एग्ज़ाम पूरे होने तक मैं आपके सामने लगभग 30 से 40 प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहना है। जल्दी जल्दी हम इस पूरे प्रश्न पत्र को कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग जो सिलेबस में लिखता है वैसा ही पेपर आपके सामने बिल्कुल बना कर देगा। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग ने पिछले ईयर समीक्षा अधिकारी में क्या क्या चीज़ें रखी थी। सबसे पहले चलो अब हम देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर विकसित करता है, तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। साइंस के लगभग यहाँ पर आप लोगों को 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 150 मार्क्स का पूरा प्रश्न पत्र है। तो 150 में से आप लोगों के सामने यहाँ पर साइंस के 15 से 12 प्रश्न बिल्कुल आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं। फिर ऐसे ही करके हिस्ट्री के आते हैं, ज्योग्राफी के आते हैं, वो पूरा सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के सामने रखता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू फैलता है। देखो ये मत सोचना कि ये बहुत सिंपल पेपर है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में सिंपल हो सकता है तो बीच में वो कठिन दे देगा, लास्ट में अगर कठिन होगा तो वो बीच में सरल दे रहा होता है। याद रखना, इसमें प्रश्न पत्र का लेवल बिल्कुल ये मानकर चलें दोनों तरफ से बराबर होता है। लगभग लगभग अगर मैं कहूँ 70 से 90 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर पड़े हुए मिल सकते हैं। बाकी जो 50 प्रश्न होते हैं वो आप लोगों को, ये आप लोग कहते हैं कि सिलेबस से बाहर है या वैसा है, क्या कठिन पेपर है, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस बार के पेपर में। अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है, तो सब लोग जानते होंगे नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य तत्व है। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब आपको क्या करना है, इस पूरे प्रश्न पत्र से मैंने अगर आपसे साइंस बोला है तो साइंस के टॉपिक यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट उठा लें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास 11th के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके 3 नियम हैं, ये तीनों के तीनों आपको आने चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है प्रथम नियम संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए ये ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। याद रखना, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने भी वन दरोगा का पेपर दिया है उनकी साइंस तो अच्छे से तैयार है, परंतु यहाँ पर जो विद्यार्थी यूके एसएससी के अंतर्गत पटवारी लेखपाल हो गया या फिर आपका कनिष्ठ सहायक हो गया, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो उसमें साइंस का वेटेज बहुत कम था, यानी नहीं के बराबर था। तो इसलिए आपको साइंस भी पढ़कर जानी है। ऐसा ही नहीं है कि आप लोग सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ें या फिर उत्तराखंड पढ़ के जाएं, उससे पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार के कंपटीशन पिछली बार से कई ज़्यादा होने वाला है। ये मानकर चलें, हर बार बोलते हैं 90 से लेके 105 के बीच की कट ऑफ रहती है, परंतु इस बार ये मानकर चलें आप लोगों की 115 तक कट ऑफ जाएगी। 110 से 115 तक कट ऑफ ये बिल्कुल मानकर चलें, इतना ज़रूर जा सकती है, क्योंकि कोई सा भी पेपर उठाकर देख ले, हर किसी की कट ऑफ 2016 से अभी तक
5 से 6 नंबर की बढ़ती है और ये मानकर चलें 110 से 115 में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक सटीक तौर पर अपने मीन्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँगा निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित, यहाँ पर हमने बात करी थी कि कौन सा कम किया गया है 5वें के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया गया है, तो 5वें के अंतर्गत आपका आएगा डीडीटी। याद रखना, अब आपको ये बताना है डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है। देखो, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मैं अलग से आप लोगों को साइंस के कुछ टॉपिक बता दूंगा और यहाँ पर बस आपको वही करके जाने हैं। ये मानकर चलें लोक सेवा आयोग ने अभी तक यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न जो भी रखता है वो प्रीवियस ईयर के आधार पर ही रखता है या उसके आसपास घूमकर ही रखता है। यदि आप लोगों से यहाँ पर डीडीटी पूछा गया है तो वो डीडीटी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या फिर डीडीटी के अंतर्गत और उसके क्या कारण हैं वो भी पूछ सकता है। गैमेक्सिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बीएचसी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है, तो ये मानकर चलें ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपको उलझाने वाले होते हैं। तो ये लिखा है पेट्रोल जनित आग, जो पेट्रोल जनित आग होती है उसको किसके द्वारा बुझाया जा सकता है, तो छठे का क्वेश्चन यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी रेत मत करना, पानी मत करना। ठीक है, आगे चलेंगे। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फल पकाने के लिए आप लोगों के पास इथाइलिन होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है, सूरजमुखी पौधों के बीजों के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर 8वें का प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो सब लोग जानते हैं उसके अंतर्गत तेल होता है। मैं आप लोगों से एक छोटी चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को साइंस के जितने भी टॉपिक बताऊँगा वो आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लेना। अभी यहाँ पर आप लोगों को साइंस के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही करके लगभग 20 प्रश्न आप लोगों को ज्योग्राफी और 20 प्रश्न हिस्ट्री के भी देखने को मिलेंगे। ऐसे करके पूरा वो एक सिस्टमेटिक ढंग से आयोग बनाता है। यानी आप लोगों को अगर हम साइंस बोल रहे हैं तो साइंस के सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीप में आने चाहिए, बस ऊपर ऊपर से यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन से उसको आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगला प्रश्न है पारसेक क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए पारसेक एक मात्रक है। किसका मात्रक है, तो यानी आपको लगभग सारे मात्रक आपको करके जाने हैं। 7 मात्रक तो मूल मात्रक होते हैं, आप लोगों को पता होगा। उससे बनने वाले लगभग 70 से 80 मात्रक होते हैं। एक प्रश्न मात्रक से जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मात्रक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक टॉपिक आप लोगों का मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पारसेक किसका मात्रक है, तो आप लोग सब जानते हैं पारसेक दूरी का मात्रक है और बहुत बड़ा मात्रक होता है पारसेक। आगे चलते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, तो ये अब आपके सामने अब कौन से प्रश्न आ गए हैं। देखो, मैंने कहा था कि देखो साइंस के 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 10वां प्रश्न है अब कंप्यूटर के आ गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़कर जानी। देखो, जो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर साइंस है तो साइंस को भी आपको पढ़ के जाना है, कंप्यूटर को भी पढ़ के जाना है, तभी आप लोगों का एक ऊपर लेवल आ सकता है या फिर एक अच्छे नंबर आ सकते हैं। यही नहीं कि आप लोग हिस्ट्री पढ़कर जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ के जा रहे हैं और इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी यही करते हैं, वो हिस्ट्री पर ज़्यादा जोर देते हैं, ज्योग्राफी पर देते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और यकीन मानिए लगभग आपके जो एक्स्ट्रा जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, और यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंतर्गत हमारे करंट अफेयर का हो गया, ये पोर्शन लगभग आप लोगों का बिल्कुल आधा होता है। तो यानी यदि आपने इस पोर्शन को छोड़ दिया है तो ये मानकर चलें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए साइंस भी ज़रूरी है, कंप्यूटर भी ज़रूरी है। तो आप एक अपने नोट्स बना लें, अभी भी 3 महीने हैं आप लोगों के पास। ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे तो आप लोग अगले वाला जो मैं पेपर लाऊंगा उसमें आप लोगों को समझ में आने लगेगा क्यों मैं ये चीज़ें बार बार बोल रहा हूँ।
अगर मैं बात करता हूँ चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, तो ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, एनालिटिक इंजन हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है, तो 11वें का आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, रोम हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की युक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न यूके एसएससी ने भी पूछ लिया था, तो आपको पता होना चाहिए। 12वें का यहाँ पर मॉडम हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13वें की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है, तो आपको ये पता होना चाहिए 13वें का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर होता है। अब आपको ये बताना है सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर विश्व में कौन सा है, उसका नाम बताना है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस देखो आपको डीबीएमएस अच्छे से पढ़कर जाना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए डाटाबेस मैनेज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पर डीबीएमएस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है। देखो अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से है, बहुत पुराना है, याद रखना बहुत पुराना माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम। तो आगे बात करते हैं, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है, तो 16वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। याद रखना कंप्रेशन हो जाता है। हम इस चीज़ को देखो, आप लोग अगर ढंग से पढ़ते हैं तब भी आप इसको कर लेंगे अगर आपको इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है। अगर बात करते हैं ALU, ALU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये मत सोचना छोटे हैं, ये मानकर चले यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आप लोगों से सीधे सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि ALU का कार्य क्या होता है, तो यानी देखो सारे कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक एक करके आपको पता होने चाहिए। अगर मैं माउस की बात करता हूं तो माउस के अंतर्गत इसकी यहाँ पर खोज किसने की थी, माउस में राइट क्लिक क्या करता है, लेफ्ट क्लिक क्या करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। माउस कौन सा डिवाइस है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह यदि आप पढ़कर जाएंगे, विश्वास मानिए आपका पेपर निकल सकता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यदि मैं बात करता हूं तो इसके अंतर्गत VDU, याद रखना VDU आप लोगों की यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो कुछ ही चीज़ें होती हैं, यदि आपने ढंग से देखा होगा तो कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आते हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, सॉफ्टवेयर से बनते हैं, हार्डवेयर से बनते हैं। इसके अंतर्गत इसकी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे वायरस हो गया या एंटीवायरस हो गया, जनरेशन हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, सारे फुल फॉर्म हो गई। यदि आपने एक अच्छे से पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है और उनको कैसे नोट्स बनाना है, तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आगे चलते हैं, 19वें प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करता है। मैंने कहा था ना, देखो वो बिल्कुल एक लेवल से प्रश्न बनाता है, यदि आपने पढ़ा होगा। पढ़ना देखो मैं वाली बता देता हूँ, UKPSC आप लोगों का सिर्फ नॉलेज चेक करता है, इसलिए वो अपने सारे हर एक टॉपिक में से प्रश्न बनाता है। इस चीज़ को मानकर चलें, वो आप लोगों को बस ये देखना चाहता है कि आप लोगों को जो हमने सिलेबस दिया था उसको आपने अच्छे से कंप्लीट किया है या नहीं। यदि आपने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो यकीन मानिए आपको प्रश्न सिर्फ आपको सिलेबस में से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसमें कंप्यूटर किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तो इसके अंतर्गत यदि मैं बात करता हूँ तो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, दूसरी के अंतर्गत हुआ था। अब आपको बताना है चौथी के अंतर्गत क्या हुआ था, पांचवी के अंतर्गत क्या हुआ था। यदि आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। निम्न में से नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब ये आपको बताना है, कर्क रेखा को भारत के अंतर्गत कौन सी नदी 2 बार काटती है। ये चीज़ें यदि आपको पता होंगी तो आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको पूरे
देखो मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का हल्का सा बता देता हूँ। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आती है। फिजिकल ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी आप लोगों की वर्ल्ड के अंतर्गत है वही आपके इंडियन के अंतर्गत है। तो यानी फिजिकल ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारे कॉन्टिनेंट करके जाने हैं। कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, उसमें कितनी नदियां हैं, उसमें कितने माउंटेन्स हैं, उसके बारे में पढ़ के जाना है। उसके बाद आप सीधे आ जाएंगे एशिया पर। एशिया में कितने देश हैं, भारत के चारों तरफ कितने देश हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है। और पूरा अच्छे से जब कंप्लीट कर लेंगे तब आप आएंगे भारत के अंतर्गत। भारत में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। याद रखना, भारत में से कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो रेल पथ हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। देखो आपको अगर ढंग से पढ़ना है तो मैं पहले बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपनी लूसेंट की बुक को कंप्लीट करें। लूसेंट की बुक में जितना दिया हुआ है, अगर ज्योग्राफी के वो आपने 117 पन्ने पूरे कर लिए, 117 पन्ने ज्योग्राफी आपने पूरी कर ली लूसेंट की, तो ये मानकर चले यहाँ से आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लूसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है, इसलिए लूसेंट की एक एक टॉपिक, एक एक छोटी छोटी चीज़ को आपको पढ़ के जाना है। आगे चलते हैं। निम्न में से नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी हो जाएगी, जेरे। याद रखना जेरे होगी। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। निम्न में से युग्मों में कौन सुम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का मैक्सिको और मार्केस नहीं होगा। तो यानी ये आप लोगों के ज्योग्राफी के अब आ गए हैं। यानी ये मानकर चलें 10 प्रश्न आप लोगों के साइंस के थे, 10 प्रश्न आप लोगों के कंप्यूटर के थे। अब 20 प्रश्न आप लोगों के किसके देखने को मिलेंगे, या 15 प्रश्न ज्योग्राफी के, फिर हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। ऐसे करके आपका आयोग बनाता है। अब आपको क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको सिर्फ 3 या 4 बार रिवीजन कर लें। उसके आप पेपर पे पेपर लगाते रहें। प्रश्न आपके सामने जब भी आएगा आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 21वें प्रश्न की, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोगों का यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब आपको ये बताना है मोरक्को है कहाँ पर, ये आपको बताना है। मोरक्को की राजधानी यहाँ पर आपको बताना है अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। ऐसे प्रश्न लोक सेवा आयोग एक ना एक तो रखता ही है। तो आपको फिजिकल भारत का नक्शा अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है ना, तो यहाँ पर आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर म्यांमार की सीमा, तो म्यांमार की सीमा कहाँ पर है ये आपको अगर यदि पता है। बांग्लादेश की सीमा कहाँ है ये आपको पता है। भूटान की सीमा कहाँ है, चीन कहाँ है, नेपाल कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, आप लोगों को ये अगर सारी चीज़ें पता है, अफगानिस्तान कहाँ है, अगर ये सारी चीज़ पता है इनसे कौन कौन मिलते हैं, तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि म्यांमार की सीमा के सारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। आपको बताना है ऐसे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। तो सबसे पहले आप लोग सब जानते ही होंगे कि आपके सामने सबसे ऊपर सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश होता है। तो आपके सामने ये वाला प्रश्न तो डायरेक्ट गलत हो गया, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। अगर आपको आता होगा तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपके सामने आता है, यदि आपने पूरा 7 सिस्टर्स करके गए हैं तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, बिल्कुल ए यहाँ पर सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? देखो ये डायरेक्ट छपा हुआ प्रश्न है लूसेंट का, याद रखना। लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी, देखो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के उपनाम में जितने भी देश हैं वो सारे कर लो। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। 23वें का डी, फिनलैंड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न देश में कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 24वें का सी बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा, ठीक है। 24वें का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से साक्षरता दर, देखो यहाँ से प्रश्न भी बना है। अगर मैं बात करता हूँ लूसेंट की बुक की, तो ये पूरा 2016 का लूसेंट की बुक से ही बना है, ठीक है। 2000 की जो जनगणना है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो इसमें साक्षरता दर सब सर्वाधिक कहाँ की थी ये आपको पता करना है। तो यदि मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत, तो 26 का आपका मिजोरम सही उत्तर हो रहा होगा,
ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न पर्वत शिखरों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड का प्रश्न पत्र है तो उत्तराखंड का डाल दिया है। हो सकता है यहाँ पर कुछ और डाल दें, पर आपको ये सारे के सारे पर्वत शिखर करने हैं भारत के, यही नहीं कि उत्तराखंड के, भारत के सारे करने हैं। तो निम्न पर्वत शिखरों में उत्तराखंड में जो स्थित नहीं है, तो हम बात कर रहे थे, तो ये आपका नंगा पर्वत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको बताना है नंगा पर्वत किधर साइड को है, दक्षिण में है या उत्तर में है, ये आपको बिल्कुल बताना है। ये बिल्कुल कोने में है, ये आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार, देखो ये है करंट अफेयर का प्रश्न, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। अगर आपको आते हैं, देखो 2016 में प्रश्न पत्र बना है और 2015 की चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। नहीं आता है तो डायरेक्ट छोड़ दें, आता है तो डायरेक्ट करें। देखो मैं पहले ही बताऊंगा, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों को लगभग 30 प्रश्न ऐसे मिलेंगे 150 में से, जो आप लोगों का मोराल डाउन करेंगे। आप लोगों को उन प्रश्नों को लास्ट में करना है यदि टाइम बचता है, नहीं बचता तो मेरे हिसाब से 120 में आपका आराम से हो जाएगा। 30 प्रश्न आप लोगों को उलझा सकते हैं, उनको छोड़ दें अच्छे से। करंट अफेयर को आपको लगभग 1 साल से पूरा करना है, क्योंकि 1 साल पहले का ही पूछता है। भारत के निम्नलिखित तटों में किस पर औसत समुद्र तल पर मापा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए तो कहाँ से मापा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आता है, तो आप लोगों का कहाँ हो जाएगा, चेन्नई से हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार है। और दूरी कहाँ से नापी जाती है? तो दूरी मतलब अगर ये तो है औसत समुद्र तल से ऊंचाई की बात करी है, यदि बात करेंगे ऐसे करके, अगर बात करेंगे चौड़ाई की, तो कोचीन से नापी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो 30 की याद यदि बात करेंगे, गंगा नदी खतलिंग ग्लेशियर से नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, गंगा नदी खतलिंग ग्लेशियर से नहीं निकलती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कौन सा गलत ही हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है सब लोग बता सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और ये कहाँ पर इसका संगम होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि कैसे करके भागीरथी और आप लोगों के सामने यहाँ पर अलकनंदा मिलती हैं, तब गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से करा होगा तो आप लोग ये प्रश्न अच्छे से कर लेते। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो मैंने पहले ही बोला था, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, राज्य जो आपका अधिनियम आया था, राज्य अधिनियम एक्ट जो आप लोगों का आया था, लगभग 1953 में आप लोगों का यहाँ पर आंध्र प्रदेश बना था। 1956 में इस एक्ट में संशोधन हुआ था, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद 1960 में क्या क्या चीज़ें बनी थी, फिर उसके बाद मुंबई और आपका गुजरात अलग किया गया था सौराष्ट्र से। धीरे धीरे करके कैसे करके कितने यहाँ पर अभी तक संशोधन किए गए हैं, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो 31वां प्रश्न आपका, राज्य अधिनियम एक्ट जो आप लोगों का संशोधन अधिनियम एक्ट आया था 1956 वाला, उसको पूरा एक बार देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक कौन सा है? देखो अगर ये वाले प्रश्न की बात करते हैं 31वें की, तो इसका उत्तर हरियाणा वाला देखेंगे, तो ये यहाँ पर सुमेलित है। याद रखना सिर्फ एक यही है, बाकी इसमें सब यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, गलत हो रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से राज्यों, और आपको बिल्कुल डेट वाइज याद रखना है, याद रखना डेट वाइज आपको राज्यों का जो गठन हुआ था, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आपका आया था, इसमें जब भी आपका यहाँ पर राज्य बना है, जैसे 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड बना है, तो आपको पूरा डेट वाइज याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डेट पूछी जाती है। ये प्रश्न अब नहीं बनते हैं जिसमें आपसे सन पूछे जाएंगे, अब आपसे डेट भी पूछी जाती है, तो डेट वाइज बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। तेलंगाना लास्ट आप लोगों का बना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों का सबसे पहला आंध्र प्रदेश बना है भाषा के आधार पर। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ निम्नलिखित राज्यों में भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक कौन सा है, तो सब लोग जानते हैं, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही इसका उत्तर यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलेंगे,
33 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइड है। देखो ये सारे प्रश्न जो ज्योग्राफी के हैं ये सिंपल पूरे के पूरे लूसेंट से उठाए गए हैं। लूसेंट की बुक को लगभग आप लोग अच्छे से पीकर चले जाना, यहाँ से प्रश्न पूरे बनते हैं। लूसेंट की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉक्साइड की बात कर रहे हैं तो देश में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइड है वो आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये प्रश्न कहाँ से आया है, टॉपिक है खनिज। अगर आपने खनिज को अच्छे से कर गए हैं तो खनिज कितने हैं, लगभग 20 से 30 खनिज हैं। इन 30 खनिजों में कौन प्रथम स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा स्थान, इसको आपको अच्छे से कर जाना है। कभी कभी वो पहला स्थान ना देकर दूसरे स्थान पर प्रश्न बना लेता है, कभी कभी इन दोनों को ना देकर तीसरे स्थान पर बना लेता है। तो आपको ये तीनों के तीनों करने हैं, प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है, तो 34वें का उत्तर आप लोगों को ये पता होना चाहिए। वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। देखो अभी आप लोगों की 2023 में जनगणना आने वाली थी, वो आप लोगों की शायद दिसंबर के टाइम पे या फिर हो सकता है नवंबर के टाइम पे या फिर जनवरी के बाद भी देखने को मिले। तो अभी आपको 2011 की ही जनगणना करनी है। और यहाँ पर अभी आप लोगों के मैंने बात करी है वन क्षेत्र की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 17वीं रिपोर्ट आई थी वन विभाग द्वारा, आप लोगों को पता होना चाहिए, देहरादून ने की थी। तो हर 2 साल में वो निकलती है। तो ये आपके लिए अब जो 2021 वाली थी वो अब आपकी 2000 यहाँ पर चेंज होने वाली है। तो अभी आपको ये 17वीं रिपोर्ट ही करके जानी है अच्छे से, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका उत्तर 34वें का मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा उत्तर, 2000 के अंतर्गत की गई थी। देखो ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितनी भी नीतियाँ बनी है, देखो पढ़ना पड़ेगा यदि आपको जॉब निकालनी है, तो जितनी भी नीतियाँ 1948 के बाद, याद रखना 1948 के बाद अभी तक 2000, यहाँ पर मैं 23 की बात कर रहा हूँ, जितनी भी नीतियाँ आज तक बनी हैं ये सारी आपको करके जानी है। 2021 के बाद की आपको बिल्कुल डेट वाइज याद रखनी है, उससे पहले की सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कब आई थी। अगर आपने जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात कर लेते हैं 2000 में आई थी, इसकी डेट नहीं पूछेगा, डेट पूछी जाती है 2021, 2022 और 2023 के अंतर्गत आई गई नीतियों की, चाहे वो उत्तराखंड के अंतर्गत नीति आए हों, चाहे वो आपके क्या कहते हैं भारत के अंतर्गत आए। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, तो यानी आपका एक टॉपिक और आ जाता है दिवस। तो दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपसे बोला है, सारे टॉपिक समझा रहा हूँ, सारे दिवस आपको याद करने हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया था। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ये प्रश्न उलझाने वाले होते हैं। इस प्रश्नों को नहीं आता है तो स्किप करके चलें, अपना माइनस मार्किंग को बचाकर चलें। अगर आता है तो ही कर पाएंगे ऐसे प्रश्न, वरना आप लोग इसको तुक्का मारने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ इसका क्या हो जाएगा, जेलेंस्की इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो थे आप लोगों के सामने जो सारे चल रहे हैं ये ज्योग्राफी के चल रहे हैं। मैंने बोला था कि पहले मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों को साइंस के कराए, 10 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कंप्यूटर के कराए, 20 हो गए। अब यानी 20 क्वेश्चन हमारे किसके चल रहे हैं, ज्योग्राफी के, यानी 40 प्रश्न तक आप लोगों का पूरा आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, उसके बाद ही चेंज होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं निम्न युग्मों में से कौन सा समलेखित नहीं है, तो 38वें का, यानी ये आप लोगों का जनजाति का आ गया। जनजाति एक्ट कब आया था आपको मुझे बताना है। उत्तराखंड के अंतर्गत कितनी जनजातियां हैं, भारत के अंतर्गत सारी जनजातियां आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्दी आप लोगों का हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, ये याद रखना। थारू आप लोगों को पता होना चाहिए, कोयंक केरल, या फिर आपका यहाँ पर क्या है लिखा है, टोडा तमिलनाडु। तो 38वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कोयंक आप लोगों का केरल के अंतर्गत नहीं होगा। तो नहीं है, यानी आपको सारे के सारे जनजातियां करके जानी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक लिंगा अनुपात, सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात किसका है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे कम किसका है आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
सबसे यहाँ पर ज़्यादा की बात की गई है तो 39 के अंतर्गत इसका उत्तर केरल हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा सबसे कम है। चलो मैं ही बता देता हूँ, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नागर का हृदय कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर नगर का हृदय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को कहा जाता है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को कहा जाता है। भारत नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? तो 41वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर अशोक मित्र हो जाएगा। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया है। तो 42वें के अंतर्गत आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों के अंतर्गत 1979 इसका सही उत्तर हो रहा होगा। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये प्रश्न आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। तो परितंत्र आप लोगों का वैसे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 43वें का यहाँ पर ट्रांसले बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था? तो आप लोगों को मैं बता दूं, 10 प्रश्न एनवायरनमेंट के पूछे जा रहे हैं। ये एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ रहे हैं। जितने भी परितंत्र हो गया, परितंत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। परितंत्र अपने आप में एक अलग विषय है। जिन्होंने वंदरोगा पढ़ा होगा वो समझ रहे होंगे इस बात को। यदि मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत 44वें प्रश्न की, तो 44 में पूछा गया है पर्यावरणीय शिक्षा को हमारे जो पाठ्यक्रम होते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम, उसमें सम्मिलित किसने किया है? तो 44वें का उत्तर महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन गैस से बहुत बार प्रश्न बने हैं, इस बार भी बन सकता है। O2 और O3 में सिर्फ O का अंतर होता है, ये जहरीली गैस होती है। ओजोन कहाँ पर पाई जाती है ये आपको मुझे कमेंट सेशन पे बताना है। वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, पर जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न नहरों में राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? यह आपको पता होना चाहिए उस टाइम पर क्या बनाया गया था। तो ये अगर आपने ढंग से देखा होगा, इंदिरा गांधी जो कैनाल या नहर कहते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से प्रश्न बहुत बनते हैं लोक सेवा आयोग के। ये प्रश्न यहाँ पर याद रखना, 3-4 राज्य लोक सेवा आयोग के बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब और गुजरात आते हैं, और उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश। ऐसे यहाँ से प्रश्न, केरल, तमिलनाडु देख जाना, उधर आप लोगों का मणिपुर हो गया, और अरुणाचल प्रदेश और असम। यहाँ से प्रश्न लोक सेवा आयोग बहुत पूछता है, इनको अच्छे से करके जाना। इन राज्यों से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं आगे जैव विविधता की। तो जैव विविधता क्या होता है ये आपको अगर पता होगा तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर लगाएंगे। तो संपूर्ण प्रजाति और संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्र का योग होता है। 48वें की बात करते हैं तो निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। देखो ये सारे आप लोगों के, अगर मैं ढंग से बोलूँ तो एनवायरनमेंट के अंतर्गत साइंस भी आ गई, तो पूरा विज्ञान 20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। 20 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर ज्योग्राफी मैंने करा दिया है, 10 नंबर का आप लोगों को कंप्यूटर करा दिया है। अब आप समझ रहे होंगे, अभी तक आप लोगों को जो पढ़ते आए हैं वो है ज्योग्राफी 20 नंबर का। मात्र जो अभी तक 40 प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर आपने देखा होगा वेटेज किसका ज़्यादा है। अभी तक साइंस यहाँ पर पूरा, जिसमें इन्वायरमेंट साइंस हो गई और नॉर्मल साइंस हो गई, उसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो 48वें के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 के अंतर्गत आपसे पूछा है उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए। दिए गए कूट से निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करता हूँ 50वें प्रश्न की, लास्ट 25 प्रश्न रह गए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जो 50वां हमारा जो प्रश्न है उसमें लिखा गया
है, ये मैच द फ्लोइंग है। तो इसमें आप लोगों को ये बताना है कि मेगाथर्म और मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हेस्कीथर्म, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मैं पहले ही बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50वें इंपॉर्टेंट लगा लें, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए का यहाँ पर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो मेगाथर्म है वो आप लोगों का हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश में। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेसोथर्म की, तो ये उष्ण कटिबंधीय हो जाता है। तो यानी ये आप लोगों का 2 और 3, ये आप लोगों का डी के अंतर्गत बिल्कुल सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक किस मार्ग में दौड़ेगी, यानी ये आपके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, 2016 में आया था, 8 साल बाद का पूछ रहे हैं आपसे। यानी ये मानकर चलें, ऐसे प्रश्न यदि आपको आते हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, यदि आपको आते हैं तो ही इनको छूना, वरना आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ कि भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 वाली की बात करेंगे, तो यहाँ पर 91 की बात करते हैं, तो यहाँ पर अहमदाबाद और मुंबई मार्ग के अंतर्गत चलेगी। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम घोषित किया गया है, यहाँ पर यदि बात करेंगे प्रथम राज्य घोषित किया गया है, तो 52वें का कौन सा हो जाएगा, सिक्किम इसका सही उत्तर हो रहा होगा। सिक्किम सही उत्तर है। फरवरी 2016 में, ये आपके मतलब का नहीं है। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी 2015, ये भी नहीं है। देखो अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हम छोड़ते हुए चलेंगे। बस हम आपको ये बता देते हैं करंट अफेयर के लगभग आप लोगों के सामने 2016 ये आपका चल रहा था 50वें से ना, तो ये मानकर चलें 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, 2020 के अनुसार पूछा गया है। ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए, इसको छोड़ देंगे। तो हम बात करते हैं 62वें प्रश्न से। तो 62वां बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोदय काव्य किसने लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, भरत कवि, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूएनडीपी, यूएनडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो यूएनडीपी के अंतर्गत यहाँ पर भारत का ये इस टाइम पर कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट सेशन पे बताना है। 2022 में क्या इसका रिपोर्ट के अनुसार इसकी रैंक रही है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था, अब यहाँ से अर्थव्यवस्था के प्रश्न शुरू हो गए। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है आपको पता होना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था का आपका जो अर्थ है, विदेशी व्यापार नहीं होता, बस इसका ये है, बाकी ये सारे कार्य होते हैं। डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। खुली अर्थव्यवस्था क्या होगी, जिसमें विदेश व्यापार भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था, 1991 के अंतर्गत ये यहाँ पर आया था। मनमोहन, जब यहाँ पर जो मनमोहन सिंह है वो यहाँ पर वित्त मंत्री थे, उनके टाइम पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। 65वें की बात करेंगे तो आप लोगों का कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद के अंतर्गत। सारे संस्थान करके जाने हैं, चाहे वो आपके, मैं बात करता हूँ, चाहे वो आपके शिक्षा के संस्थान हो, चाहे वो आप लोगों के यहाँ पर, अगर जैसे हम बात करेंगे जैसे याले संस्थान हो गए, ग्रामीण विकास संस्थान हो गए, ऐसे संस्थान हो गए हों, चाहे वो आप लोगों के एटॉमिक बम वाले होते हैं, यदि मैं बात करूँगा परमाणु योजना के संस्थान होते हैं, जिसमें इसरो आ जाएगा, डीआरडीओ आ जाएगा। ऐसे सारी चीज़ें यदि आपको अच्छे से पता होंगी। अभी आपको पता है चंद्रयान के बारे में भी पूछा गया है, अब से अभी यहाँ पर आदित्य L1 भी उड़ा है। ये सारी चीज़ें यदि आप लोग अच्छे से लिखते हुए चल रहे हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। आरओ का पेपर, यदि मैं आपसे बात करूँ, पेपर जब आता है उसके बाद सरल लगता है। पेपर से पहले यदि आपने अच्छा किया होगा तो गारंटेड कह रहा हूँ आपका प्री आराम से निकल सकता है। बहुत कम तैयारी में भी आपका प्री निकल सकता है, बशर्ते आपको क्या करना है, जितना पढ़ा है उसको 2 बार रिवीजन कर लें। लगभग 30 से 40 प्रश्न पत्र यूके पीसीएस द्वारा जो आए गए हैं उनको लगा लें किसी भी बुक से, फिर आप ये कहेंगे सर आपने जो बोला था वो आपका बिल्कुल आया है। ठीक है, वेट लगता है आपको पता होना चाहिए, वेट क्या है ये आपको पूरा पढ़ के जाना है, यही नहीं कि जो मैं करा रहा हूँ ये सारा पता होना चाहिए। तो 66वें का आप लोगों का सी हो जाएगा, उत्पादन व विक्रय मध्य सभी चरणों पर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सुपर 301 क्या है, ये इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों का यहाँ पर अमेरिका व्यापार कानून है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, जितनी भी हुई है, सारी करके जाना यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्गीस कुरियन है। आपको ये बताना है नॉर्मन बोरलॉग किसके जनक हैं, आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है। भारत में पंचायतों द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है, ये प्रश्न आपके यूकेएसएससी ने यहाँ से लिया था। अभी पीछे प्रश्न आया था तो यूकेएसएससी ने देखो यहाँ से उठा लेते हैं ऐसे प्रश्न। तो भारत में पंचायती राज्य द्वारा जो पंचायतों द्वारा कौन सा संग्रहित किया जाता है, तो 69 के अंतर्गत यदि मैं बात करूँगा तो स्थानीय मेलों पर किया जाता है। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में लिखना है, तो ये आपको अब आ गया है हिस्ट्री। ठीक है, यानी 10 नंबर की आपकी आती है अर्थशास्त्र, अब आपकी आ गई है हिस्ट्री, तो आपको हिस्ट्री 20 नंबर की देखने को मिलेगी। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करवा रहा हूँ, अभी 5 ही प्रश्न करवाऊंगा क्योंकि 75 तक करवाने हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। कल को 75 से लेके 150 प्रश्न तक हम पूरा कर रहे होंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लगभग आपको एग्ज़ाम होने तक 20 से 30 प्रश्न हम यहाँ पर करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ में सही क्रम पर हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आपको पता होगा तो सबसे पहला आप लोगों के सामने चंपारण आंदोलन देखने को मिलेगा, फिर अहमदाबाद क्या हुआ था, मिल स्ट्राइक हुई थी, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, यहाँ पर जो एक कांड हो गया था उसके कारण असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया जाता है। तो ये कहाँ से आया है, ये आया है गांधीयन एरा से। याद रखना गांधीयन एरा आपको पूरा अच्छे से करके जाना है। 1869 से लेके आप लोगों का 48 तक पूरा महात्मा गांधी का जब पढ़ लेंगे तो लगभग 40 से 50% आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। गांधीयन एरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से कर जाएंगे तो आपकी लगभग आधुनिक भारत की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। प्राचीन भारत में संगम क्या था? प्राचीन भारत में संगम आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आप लोगों का तमिल कवियों का संघ और मंडल हुआ करता था। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? जितने भी मंदिर हैं उनको पूरी लिस्ट बना लें, लगभग 100 मंदिर पूरे होंगे भारत के अंतर्गत, वो उनको किसने बनाया है वो पूरा आपको पता होना चाहिए। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ये आपको पता होना चाहिए। 72 की बात कर रहे हैं तो ये आपका चंदेल राजाओं के द्वारा। ठीक है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बार जो आश्रम यहाँ पर गांधी जी द्वारा बनाया गया 1915 में, साबरमती आश्रम, यह आपको पता होना चाहिए। का वास्तविक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 73 के अंतर्गत बात करेंगे, सत्याग्रह आश्रम 1917 में इसका नाम रखा गया, याद रखना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत का पूर्ण स्वशासन दिया था? तो 74वें की बात करेंगे तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 जून 1948 तक। लास्ट प्रश्न है 75वां आपका, उसके बाद हम कल इसको पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे क्योंकि लंबी वीडियो है। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी, किसके अंतर्गत थी आपको पता होना चाहिए। तो 75वें का उत्तर आप लोगों का राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत थी। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इनकी धीरे धीरे करके कैसे करके मुस्लिम समुदाय बना, कैसे करके पाकिस्तान बना, कैसे माउंटबेटन योजना आती है 3 मार्च 1947 को, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या क्या करवाया, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। जल्दी करवा सकता था, 10 मिनट में सारे प्रश्न 75 प्रश्न करवा देता, परंतु फ़ायदा कुछ नहीं था। इसको समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 20 प्रश्न जिसमें साइंस के आपके 10 प्रश्न और इन्वायरमेंट साइंस के आपके 10 प्रश्न आते हैं, ये मानकर चलें। हिस्ट्री के अंतर्गत आपके 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
ज्योग्राफी के अंतर्गत 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 60 प्रश्न यही हो गए। 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के हो गए, 70 प्रश्न हो गए। ठीक है, 10 प्रश्न आपके अर्थशास्त्र के हो गए। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। 80 क्वेश्चन ये पूरे के पूरे हो चुके हैं और ये मानकर चलें ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने इतना भी कर लेते हैं अच्छे से, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये मानकर चलें आपके आराम से 125 से 120 प्रश्न आराम से आ जाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे लिस्ट पर होंगे। 120 आपको टारगेट रखना चाहिए आरओ एआरओ का। मिलते हैं हम कल। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मिलें आप लोग। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।